डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड के बारे में। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से की जाती है? राष्ट्रीय आय माप की उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि या औद्योगिक उद्गम विधि या सूची गणना विधि या शुद्ध उत्पत्ति विधि भी कहा जाता है। प्रश्न आपको किसी भी तरह से आ सकता है। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस विधि के बारे में जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन भी जान लेते हैं। परिभाषा: उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि है जिसमें किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में सभी क्षेत्रों के उद्यमों के उत्पादन में योगदान का आकलन करके राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है। सभी क्षेत्र कौन से हो गए? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन उद्यमों के उत्पादन में योगदान का आकलन करके राष्ट्रीय आय का माप होता है। अब जानते हैं उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के घटक कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय आय बराबर है देश की घरेलू सीमा में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में सकल मूल्य वृद्धि। इन तीनों को जोड़कर बनती है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। और इसमें से यदि हम डेप्रिसिएशन, घिसावट व्यय को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है सकल से शुद्ध आय। और इसमें से यदि हम फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को भी माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाती है बाजार कीमत से साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। और जब इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है तो ये निकल जाती है हमारे पास राष्ट्रीय आय। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय मापने की प्रक्रिया क्या है? क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहला कदम उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण। उत्पादक उद्यमों की पहचान की जाती है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में उनके कार्यों के द्वारा। जैसे प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है और कृषि के जितने भी कार्य है वो इसके अंतर्गत ही आते हैं। मुर्गी पालन है, पशुपालन है, ये सब कुछ। द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित किया जाता है या कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। बात आती है तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बैंकिंग का हो गया, स्कूल का हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, ये सभी आते हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा कदम, सेकंड स्टेप, मूल्य वृद्धि की गणना किस तरह से की जाती है? सबसे पहले जानते हैं मूल्य वृद्धि होती क्या है। व्हाट इज वैल्यू एडिड? उत्पाद के मूल्य तथा गैर साधन आगतों के मूल्य या मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को अंतर को कहा जाता है मूल्य वृद्धि। कि जो हमारे पास उत्पाद का मूल्य है और उसमें से घटा दिया जाता है गैर साधन आगतों का मूल्य या मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। मूल्य वृद्धि बराबर है उत्पाद का मूल्य माइनस गैर साधन आगतों का मूल्य या मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। अब आपका ये जानना जरूरी है उत्पाद का मूल्य होता क्या है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? एक लेखा वर्ष के दौरान किसी उत्पादन इकाई अथवा फर्म की कुल बिक्री जितनी हो रही है तथा स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है उसके जोड़ को कहा जाता है उत्पाद का मूल्य। जिसमें कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं उत्पाद का मूल्य बराबर है बिक्री जमा चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में कितना परिवर्तन आ रहा है वो हो गया उत्पाद का मूल्य। अब बात आती है स्टॉक में परिवर्तन क्या है। व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक क्या है? एक लेखा वर्ष में अंतिम स्टॉक तथा प्रारंभिक स्टॉक के अंतर को कहा जाता है स्टॉक में परिवर्तन। अब इसको इस तरह से भी देख लीजिए, स्टॉक में परिवर्तन बराबर है फाइनल जो स्टॉक आपके पास है और माइनस प्रीवियस स्टॉक आपके पास है, इसके बीच का डिफरेंस आ जाता है चेंज इन स्टॉक। अब बात करते हैं मध्यवर्ती उपभोग या गैर साधन आगतों का मूल्य क्या होता है। अब जो गैर साधन आगत का मूल्य ये दो तरह का हो सकता है, या मध्यवर्ती उपभोग साधन आगत या फिर गैर साधन आगत। अब आप सोच रहे होंगे ये साधन आगत में क्या आएगा।
साधन आगत में आएगा बच्चों भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जबकि गैर साधन आगत में आता है कच्चा माल, बिजली, डीजल इत्यादि, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कोई भी किसी भी वस्तु का आगे फर्दर प्रोडक्शन करना है उसमें ये प्रयोग किया जाता है, इन्हें कहा जाता है गैर साधन आगत। अब आती है बात वैल्यू एडिड की। वैल्यू एडिड में आ जाता है हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस और नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। वन बाय वन इनको भी जान लेते हैं। बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि क्या होती है कि सकल मूल्य वृद्धि उत्पाद के जो मूल्य है तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों का जो अंतर होता है वो है हमारे पास बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। और ये किसके बराबर होती है? ये होती है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर। दूसरा आता है NVA8MP, बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। अब बाजार कीमत पर जो सकल मूल्य वृद्धि आपकी निकली है GVA8MP, इसमें से आपको डेप्रिसिएशन को निकालना पड़ेगा, मूल्य ह्रास को निकालना पड़ेगा, आपके पास आ जाएगा NVA8MP। और फिर बात आती है हमारे पास NVA8FC। अब देखिए MP की जगह क्या आ गया? फैक्टर कॉस्ट आ गया। नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि आपके पास निकली है उसमें आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को माइनस करना होगा और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ना होगा और फिर आपके पास आ जाएगी राष्ट्रीय आय। अब इसी मेथड को हम एग्जाम्पल के द्वारा और स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र द्वारा बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, तृतीयक क्षेत्र द्वारा बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। इन तीनों को जोड़ा जाता है जिसमें कि एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है 1500 जमा 1600 जमा 1200। इन तीनों को जोड़ा जाता है और तीनों को जोड़कर हमें जो प्राप्त होता है वो है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। इन तीनों को जोड़ के जो हमें प्राप्त होगा, तो ये कितना हमें प्राप्त हुआ? 1500 जमा 1600 जमा 1200, ये निकला 4300, 4300। GDP एट मार्केट प्राइस, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये तो हमारे पास निकल गया है। अब हमें आगे नेक्स्ट स्टेप में जाना है। इसमें से GDP बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि में से हमने क्या किया कि डेप्रिसिएशन को, घिसावट वे को माइनस कर दिया और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया। जैसे ही डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे ये सकल से शुद्ध बन जाएगी और जैसे ही आप इनमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस कर देते हैं ये बन जाती है साधन लागत। साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ दिया जाता है तो ये हमें प्राप्त होती है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी कि राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम इतना ही और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।